नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। अपना फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहा था। फिजिक्स सब्जेक्ट में अपन ने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं। आज डे 3 है। डे 3 में अपन ने जो अपना टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अपना जो पहला चैप्टर आवेश और विद्युत क्षेत्र था, उसके बारे में हम लोग आवेश के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे थे। आवेश अपना कंटिन्यू चल रहा था, फिर अपना विद्युत क्षेत्र आएगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पीछे आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश जो होता है उसका मात्रक मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ हम लोग उसके अन्य मात्रकों का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है वो हम लोगों ने बताया था कूलाम। उसके अलावा एक मात्रक और होता है, जैसे कूलाम तो होता ही है, इसको C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये MKS पद्धति का मात्रक है। 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने। MKS पद्धति, CGS पद्धति, APS पद्धति, SI मात्रक पद्धति पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये MKS मात्रक पद्धति का है कूलाम। कूलाम नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इसके मात्रक को, आवेश के मात्रक को कूलाम नाम दिया गया। अब अपन बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा का एक फॉर्मूला आता है I = Q/T। तो क्या हो जाएगा? Q = IT। देखो इससे भी अपने पास में एक मात्रक बनता है। क्या बनेगा? I क्या है? विद्युत धारा है, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर। और T का क्या होता है? सेकंड। तो ये भी आप लोगों के पास में क्या है? MKS पद्धति का मात्रक। देखो ये आप लोगों की जो स्थिति बन रही है ये फॉर्मूले से आ रहा है। चाहे आप लोग एम्पियर × सेकंड या कूलाम कोई भी ले सकते हैं। फिर अपन बात करें तो CGS पद्धति का भी इसका एक मात्रक होता है। CGS पद्धति का मात्रक होता है, वो मात्रक आप लोगों के पास में एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग स्टेट कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेट कूलाम भी कहते हैं। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के सम्मान में फ्रैंकलिन नाम भी दिया गया है। फ्रैंकलिन नाम भी दिया गया है। और हम लोग ये देखें कि ये CGS पद्धति का मात्रक है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो MKS मात्रक पद्धति से कम होगी। क्लियर सी बात है। तो एक बार अपन रिलेशन देख लेते हैं। तो एक कूलाम में जो MKS पद्धति का मात्रक है, एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। मतलब एक कूलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। अब देखो यहां 3 × 10⁹ जो आया है ये कंफ्यूज करने वाला है। देखना यहां पे C भी आ रहा है, 3 × 10⁹ भी आ रहा है। अपन ने पीछे पढ़ा था C प्रकाश का वेग होता है। कहां होता है प्रकाश का वेग? वैसे तो अपन वेग को V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन C भी लिया जाता है। C जो होता है वो प्रकाश का वेग होता है किसमें? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। अब कितना होता है ये देखो, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। देखो सीधी सी बात क्या है, एग्जाम जो होती है उस एग्जाम में आप लोगों के छोटा क्वेश्चन, जैसे कंपटीशन एग्जाम आप लोग दे रहे हो, श्योर है 12th क्लास के बाद में कंपटीशन एग्जाम तो आप लोगों को देना ही है। जब आप लोग कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपनी क्या गलती रहती है? देखो अपना जो कॉन्फिडेंस होता है, मान लो अपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, अपने एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन यदि अपने अच्छी परसेंटेज है, अपने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, तो एक और कॉन्फिडेंस और आता है। वो क्या करता है देखना। मान लो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए कि आप लोगों के एक कूलाम में कितना मान, एक कूलाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना मान होता है, तो आप लोगों के ये भी वैल्यू दी हुई होगी, ये भी वैल्यू दी हुई होगी। अपन क्या करते हैं, ये आगे वाला मात्रक नहीं देखते, ये मात्रक नहीं देखते। अपने को तो 3 × 10⁻ दिख गई ना, बस अपन टिक लगा देंगे और अपन काउंट कर लेते हैं कि मैं 100 में से 80 करके आया हूं। और यहां जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है तो वो 30 पे आ जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के समझ गए होंगे। ये निर्वात में प्रकाश का वेग है जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये आप लोगों के एक कूलाम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है
जो आवेश का सीजीएस मात्रक पद्धति में इकाई है, मात्रक है, जो यहां आप लोगों के 3×10⁹ के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इसका एक अन्य मात्रक और है, इसके अन्य मात्रक के बारे में भी जिक्र करते हैं, वो भी बहुत कंफ्यूज करता है। अन्य मात्रक क्या है? फेराडे। अन्य मात्रक क्या है? फेराडे। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, फेरड। फेराडे और फेरड दोनों में फर्क है। जो फेराडे होता है वो आवेश का मात्रक होता है, और जो फेरड होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत धारिता, जिसको आप लोग आगे पढ़ोगे। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारिता। देखो विद्युत धारिता जो होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक जनरल से बता दूं, इसे आगे जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। विद्युत धारिता का मतलब होता है आवेश के अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी। आवेश के अपने अंदर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको जिसमें स्टोर हो रहा है उस वस्तु को अपन कैपेसिटर कहते हैं। हिंदी में उसको संधारित्र कहा जाता है। आप लोगों ने शायद देखा हो तो पहले के समय में सिंगल फेस में जो लाइट आया करती थी, उसे कुआं चलाने के लिए जो कैपेसिटर काम में लेते थे, उसमें विद्युत धारिता होती थी, जिसका मात्रक फेराडे होता है। फेराडे जो होता है ये बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल कंपटीशन जब आप लोग दो तो ये आप लोगों की चीजें काम में आती है। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास में आवेश के मात्रक। आवेश के कूलाम मात्रक के बारे में तो मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया था। ये आप लोगों के पास में जो अन्य मात्रक थे वो और आ गए। अब चलो, अपन ने पीछे 11th क्लास में पढ़ा है विमीय सूत्र, या विमा भी बोल सकते हैं। जो विमीय सूत्र है, जो विमा है, वो विमा हम लोग इस आवेश की भी निकाल लेते हैं। देखो मैंने आप लोगों को अभी तक तो नहीं बताया एमएलटी के बारे में, विमा के बारे में, लेकिन मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा एम की एम जो होता है वो मास होता है, एल लेंथ होती है, टी टाइम होता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। एम क्या है? मास है। अपनी बॉडी के अंदर यदि मास आएगा तो अपन मोटे होंगे। मोटे होंगे कि नहीं? तो मोटा लाल टमाटर, ये तीनों क्या है? ये तीनों आप लोगों के मास, लेंथ, टाइम, तीनों ये यांत्रिक भौतिक राशियां हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने मूल भौतिक राशियां, जो टोटल कितनी थी? 7 थी कि नहीं? पढ़ा था ना आप लोगों ने? कौन कौन सी थी मूल भौतिक राशियां, बता सकते हैं आप लोग? रिपीट करो एक बार अपने मन में, मैं बताऊंगा फिर आप लोगों के। 7 मूल भौतिक राशियां थी, 7 इनके मात्रक थे। देखो देखे, रिपीट कर लिया। चलो देखो, सबसे पहले आप लोगों के द्रव्यमान, द्रव्यमान का एक मात्रक क्या था? किलोग्राम। दूसरा आप लोगों के पास में लंबाई, लंबाई का मीटर। तीसरा आप लोगों के पास में समय, समय का सेकंड। ये तीनों जो मात्रक पद्धतियां हैं, ये सॉरी तीनों जो भौतिक राशियां हैं जिनको आप लोग मूल भौतिक राशि कहते हो, यही यहां पे काम में ले जाती है। इनके अलावा यदि आप लोगों के जो शेष बची हुई 4 जो आप लोगों के मूल भौतिक राशि हैं वो भी यदि आती है तो वो भी यहां पे जुड़ जाती है। चलो अपन बात करते हैं, चौथी की बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल। इस प्रकार से 7 मूल मात्रक हैं और 7 ही मूल भौतिक राशियां हैं। तो इनमें हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को यांत्रिक भौतिक राशि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक भौतिक राशि। और इससे क्या बनता है? पद्धति बनती है एक एमकेएस मात्रक पद्धति। जो एमकेएस मात्रक पद्धति बनती है, इस एमकेएस मात्रक पद्धति को अपन क्या कहते हैं? यांत्रिक मात्रक पद्धति। क्वेश्चन आया हुआ है नेवी में, कौन सी है? एमकेएस मात्रक पद्धति। कंपटीशन में आता है आप लोगों के आगे। तो एमकेएस मात्रक पद्धति कौन सी पद्धति है? यांत्रिक मात्रक पद्धति। मैं बात करता हूं इसकी। सबसे पहले अपन बात करें, एम क्या है? मास है। एम क्या है? मास। और इसका मात्रक क्या होता है? केजी। यहां पे जो एमकेएस मात्रक पद्धति में जो आप लोगों का मात्रक आएगा
उस मात्रक में देखते हैं। क्या यहाँ पे किलोग्राम है? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब उसका पावर कितना है? 0। तो मैं यहाँ m पे लगा दूं। l क्या है? लेंथ है, जिसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। देखो यहाँ पे मीटर है क्या? नहीं है, तो इसका पावर भी 0। फिर अपन बात करते हैं t टाइम है, जिसका मात्रक क्या होगा? सेकंड। यहाँ पे सेकंड है क्या? है। कितनी पावर है? 1, तो मैं 1 लगा दूं। अब इसके अलावा अपने पास में एक एम्पियर और बच गया। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है, तो यहाँ पे एम्पियर और आ जाएगा। एम्पियर की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 आ गया। ये आप लोगों के बन गया विमीय सूत्र या विमा बोल सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक क्लियर? चले आगे। फिर अपन बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने घर्षण की क्रिया करवाई। घर्षण की क्रिया 2 अलग अलग ग्रुप लिए। पहला ग्रुप लिया इन्होंने कांच की छड़, और कांच की छड़ को किसके साथ में घर्षण करवाया? रेशम के कपड़े के साथ में, तो रेशम के साथ में। क्लियर? फिर दूसरा ग्रुप लिया इन्होंने एबोनाइट की छड़, और इसका घर्षण किससे करवाया? बिल्ली की खाल से, या बोल सकते हैं फर से। इन्होंने देखा कि जब कांच और रेशम दोनों आपस में घर्षण करते हैं तो यहां दोनों पर आवेश आ जाता है, ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ और फर, जो बिल्ली की खाल होती है, जो बालों से युक्त होती है, उसमें कुछ रेशम युक्त जो कण होते हैं, जो आप लोगों की स्थिति बनती है रेशम के अनुरूपी बनती है। यहाँ जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, दोनों में स्थिति जो होती है वो आवेशन की होती है। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कांच की छड़ की। तो उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा प्रयोग किया, और उस प्रयोग में उन्होंने 2 तो कांच की छड़ ले ली, 2 एबोनाइट की छड़ ले ली। मैं यहाँ इनको व्यवस्थित कर रहा हूं। नंबर 1 पे ले रहा हूं मैं कांच की छड़, ठीक है। नंबर 2 पर ले रहा हूं मैं दूसरी कांच की छड़, ठीक है। फिर नंबर 3 पे ले रहा हूं मैं एबोनाइट की छड़। फिर मैं चौथे नंबर पे ले रहा हूं एबोनाइट की छड़। अब ये एबोनाइट की छड़ फिलहाल उदासीन है। अब इन्होंने क्या किया? पहली कांच की छड़ ली, और कांच की छड़ लेके यहां रेशम से घर्षण करवाया। रेशम से घर्षण करवाने पर इस पर आवेश आ गया, और जो कांच जो होता है, कांच और रेशम जो होते हैं, इनमें एक हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, दाता होता है, एक ग्राही होता है। जो अपने पीछे 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रत्येक जो परमाणु होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अष्टक पूर्ण जो होता है, लास्ट का जो संयोजी कक्ष होता है, उसमें यदि अष्टक पूर्ण हो तो वो स्थायी अवस्था कहलाती है। अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो उचित होता है। मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, 2 त्यागने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय 2 त्यागना उसके लिए ज़्यादा उचित होगा। तो इस प्रकार से जो कांच की छड़ होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, और यहाँ पर धनावेश आ जाता है, तो आवेशित कर दिया आप लोगों ने। इसी प्रकार से जो दूसरे नंबर की कांच की छड़ है, उसको भी रेशम से घर्षण करवा के आवेशित कर दिया। इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की जो छड़ है, एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि जो बिल्ली की खाल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ये एबोनाइट की छड़ भी आवेशित करके हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी। फिर यहाँ चौथे नंबर पे एबोनाइट की छड़ को भी आवेशित कर दिया। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन गई। अब देखो अपन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन दोनों के मध्य होने वाली क्रिया देखी, तो इन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। वो क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सभी प्रकार की कांच की छड़ों पर सजातीय आवेश आता है, समान प्रकृति का आवेश आता है? क्या कांच की छड़ और एबोनाइट की जो छड़ होती है, क्या उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है? तो इसके बारे में उन्होंने देखा। तो यहां जो पहली कांच की छड़ है, जो आवेशित कांच की छड़ है, दूसरी आवेशित कांच की छड़ है, इन दोनों को जब पास में लटकाया तो पास में व्यवस्थित किया, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य किया। कौन सा बल कार्य किया? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल कार्य किया तो यहां देखो प्रतिकर्षण बल ये प्रदर्शित करता है कि दोनों जो आवेशित कांच की छड़ है, दोनों आवेशित कांच की छड़ों में उत्पन्न होने वाले आवेश की प्रकृति क्या है? समान है। इसी प्रकार से इन्होंने देखा, इनमें भी देखा
तो इनमें भी ये स्थिति बनी, यहां पर भी दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल हुआ। तो इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों आवेशित एबोनाइट की छड़ों पर भी समान प्रकृति का आवेश होता है, तो यहां प्रतिकर्षण बल हो गया। क्लियर? चलो अब अपन आगे देखते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, एक आवेशित कांच की छड़ ली, एक एबोनाइट की छड़ ली, इन दोनों के बीच में देखा तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण का बल। चलो उन्होंने देखा क्या पता ये अपवादी हो, इसलिए दूसरी ले ली, दूसरा यहां पे लिया तो यहां पर भी आकर्षण का बल कार्य करता है, आकर्षण बल। जो आकर्षण बल यहां पर भी कार्य कर रहा है, यहां पर भी कार्य कर रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो विजातीय प्रकृति का होता है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा पीछे 10th क्लास में, फिर भी मैं आप लोगों को यहां फिर से रिपीट कर दूं। दो प्रकार की अपनी प्रकृति होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। यदि दो पॉजिटिव को आप लोग पास में लाओगे तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, बोलो कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। और ये जो आवेश हैं, ये आवेश कौन से आवेश कहलाएंगे, सजातीय आवेश। कौन से आवेश, सजातीय आवेश। फिर मैं यहां बात करूं नेगेटिव, इनके बीच में भी कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। यहां पर भी कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। और ये जो दोनों आवेश हैं, ये आवेश क्या कहलाएंगे, सजातीय आवेश। कौन से आवेश कहलाएंगे, सजातीय आवेश। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। फिर अपन बात करें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण। कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। ये दोनों क्या कहलाएंगे, विजातीय। कौन से आवेश हैं ये, विजातीय आवेश। इस प्रकार से यहां पर भी है। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने छोटा सा प्रयोग किया जिससे आप लोगों के सामने स्थिति प्रदर्शित हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो अपन आगे देखते हैं। अगला है आप लोगों के, ये जो क्रिया आप लोगों ने करवाई, ये किससे, घर्षण की क्रिया हुई कि नहीं हुई, बोलो घर्षण की क्रिया हुई। तो घर्षण की क्रिया के द्वारा आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आवेशन। क्या कहलाता है, आवेशन। तो आवेशन के अपने पास में मोस्टली दो क्रियाएं, दो आप लोगों की विधियां और हैं। ये घर्षण की विधि तो जनरल सी है ही, आप लोगों ने जो पढ़ी ली है। आगे आपने देखते हैं आवेशन। पहला है प्रेरण के द्वारा आवेशन और दूसरा है स्पर्श करवाकर। मैं यहां कर लेता हूं। स्पर्श करने पर, और ये बिना स्पर्श किए है, ध्यान रखना, ये विदाउट आप लोगों के विदाउट टच किए है, ये टच कर नहीं पाएगा। यहां देख लो, प्रेरण जो क्रिया होती है, प्रेरण की क्रिया आप लोगों ने सुना होगा, मैं उससे प्रेरित होकर ये कर रहा हूं, मतलब उसका प्रभाव है। जैसे मैं आप लोगों की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अपने सर APJ अब्दुल कलाम थे, उनसे मोटिवेट होके मैं यहां फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं उनके संपर्क में नहीं आया, लेकिन उनसे प्रेरणा मैंने ली, उनके जो विचार थे वो विचार मैंने ग्रहण किए, तो वो सब क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण की क्रिया। एक दो दोस्त एक जगह बैठ के पढ़ते हैं, एक को मैथ कम आती है, एक को मैथ ज्यादा आती है, एक जो होता है दूसरे को मैथ सिखाने की कोशिश करता है एक जगह बैठ के, तो लगभग ये स्थिति बनती है कि इंटरेस्ट लेके पढ़े, इंटरेस्ट लेके सीखने की कोशिश करे, तो वो जो जिसको मैथ नहीं आती उसको भी मैथ आना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये स्थिति जो होती है वो संपर्क करवाकर होती है। देखो दोनों में क्या क्या स्थितियां हैं। यहां मैं एक गोला लेता हूं जो उदासीन है। कैसा है, उदासीन। और उदासीन होने का मतलब इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। यहां मैं एक आवेशित कांच की छड़ ले आता हूं, धनावेशित कांच की छड़ ले ली मैंने, वही घर्षण की क्रिया करवा के। चलो फिर मैं इसके पास में ला रहा हूं, देखो लेकिन टच नहीं करवा रहा, पास में लाऊंगा तो इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। इस धनावेशित कांच की छड़ के द्वारा इस गोले के ऋणावेश इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और ये जो धनावेश है ये इससे दूर होकर दूसरी दीवार पे चिपक जाते हैं।
फिर अपने दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अपन क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, मतलब इसको पृथ्वी से टच करवा देंगे। तो पृथ्वी से टच करवाएंगे तो आप लोगों के पास में इसको पृथ्वी से टच करवाएंगे, पृथ्वी से संपर्क करवाते हैं तो ये जो आवेश होता है ये क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के विभव का मान क्या होता है, 0। और हमेशा जो आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है, ऋण आवेशित गोला। क्या प्राप्त हुआ, ऋण आवेशित गोला। आवेशित हुआ कि नहीं, तो आवेशित होने की इस क्रिया को आवेशन कहा जाता है। अब फर्क क्या है, इस पर आप लोगों के धनावेश था, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। क्लियर। अब यहां पे हम लोग दो समान धातु के बने हुए दो गोले लेते हैं, जिनमें एक आवेशित है, ये आवेशित है जिस पर धनावेश है, और ये उदासीन है। अब ये आवेशित है, आकार दोनों का मैं अलग अलग ले रहा हूं, ये आवेशित है, इस पर धनावेश है, तो इसमें से आवेश उच्च विभव होने के कारण इसके अंदर चला जाएगा, और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों के विभव का मान बराबर नहीं हो जाए। और जब ये बराबर हो जाएगा तो आवेश की इस आवेशित गोले से उदासीन गोले की ओर स्थानांतरण बंद हो जाता है, और हमें एक आवेशित गोला प्राप्त होता है जिस पर सजातीय आवेश प्राप्त होता है। मतलब धनावेश था, यहां पर भी धनावेश ही प्राप्त हो रहा है, यहां पर धनावेश था, हम यहां ऋणावेश प्राप्त हो रहे थे। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों के अभी तक तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। छोटी चीजें आप लोगों के बोर्ड में भी आ सकती है। तो आप लोग यहाँ आवेश के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग कूलाम का नियम देखेंगे, विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, चलो देखते रहिए। आप लोगों के टैगोर स्कूल बावड़ी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की फिजिक्स की क्लासें कंटिन्यू प्राप्त हो रही हैं। 11th की क्लासें भी अपने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, थैंक यू।